बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरे का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने एक कंपैरिजन टेबल लास्ट में देखा था, जिसमें हमने इक्वल टू का साइन और डबल इक्वल टू के साइन का देखा था कि आप बिल्ट इन डेटा टाइप पे वो कैसे काम करता है, और क्लास टाइप पे या एरे जो है उसके ऊपर वो किस तरीके से काम करता है, और बाय वैल्यू से पास करने से क्या मतलब होता है, और बाय रेफरेंस का क्या मीनिंग है, और जावा में कौन सी डेटा टाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय वैल्यू पास होती है, और कौन सी डेटा टाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस पास होती है। यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि हम टू एरेज को किस तरह इक्वालिटी के लिए चेक करते हैं। तो टू टेस्ट टू एरेज फॉर इक्वालिटी यू नीड टू डिफाइन एन इक्वल्स मेथड दैट रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ओनली द एरेज हैव द सेम लेंथ एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर इक्वल। दो चीज़ें चेक करनी है, एरेज की लेंथ भी सेम हो, डेफिनेटली लेंथ सेम होगी तो फिर हम आगे चलेंगे वैल्यूज़ पे, अगर लेंथ ही सेम ना हुई तो फिर हम आगे वैल्यूज़ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ों में, ये तो हमने एक इक्वल का मेथड सामने इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, लेकिन आप इसको यूँ एज्यूम करें कि ये इक्वल्स का मेथड ऑलरेडी जावा में डिफ़ाइन है और हम इसको सिर्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, एक कैपेबिलिटी है जावा में कि देयर आर मेनी बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल, जो कि आपको सी और सी प्लस प्लस में खुद लिखने पड़ते हैं। तो इक्वल्स का मेथड जो है, इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और बूलियन भी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जावा में, जो कि सी और सी प्लस प्लस में नहीं थी। तो यहाँ पे जावा में ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बिल्ट इन है। ठीक है, और ये मेथड पब्लिक है, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। ये स्टैटिक है, इसको कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम दो एरेज पास करते हैं, इंट एरे। तो हम ये कहते हैं एक बूलियन वेरिएबल लोकल हम डिक्लेयर करते हैं मैच के नाम से, और उसकी इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स रखते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि अगर एरे ए की लेंथ एरे बी की लेंथ के बराबर हुई तो हम कहते हैं मैच इज इक्वल टू ट्रू। हम फॉल्स से उसको ट्रू कर देते हैं, लेकिन मज़ीद इसको देखने के लिए, क्योंकि आपने लेंथ तो मैच कर ली है, लेकिन अब ये भी देखना है कि इनकी वैल्यूज़ भी सेम है या नहीं। तो आप इंडेक्स वेरिएबल आई को 0 पे सेट करके, और आप ये कहते हैं कि जब तक ये ट्रू है, मैच ट्रू है, ये किस पे ट्रू हुआ था, लेंथ पे, तो ये ट्रू ही रहे। और आपने आई को कहाँ तक जाना है, 0 से शुरू करना है, और कहाँ तक जाना है, एरे की लेंथ तक, यानी आपने शुरू से लेके आखिर तक जाना है। अब क्योंकि दोनों एरे सेम लेंथ के हैं, तो आप ए डॉट लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं, बी डॉट लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैच ट्रू रहना चाहिए और लेंथ तक आपने जाना है। और अगर दरमियान में ए आई और बी आई कहीं भी बराबर ना हुए तो आपका मैच जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स होगा तो इसमें एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये वाइल लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका जो मैच है वो आपका फॉल्स होगा, तो आपको मैच की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आपके ये तमाम दोनों एरेज के एलिमेंट्स इक्वल हुए तो ये नॉट इक्वल टू कभी नहीं चलेगा, तो मैच कभी भी फॉल्स नहीं होगा, और आपका मैच जो है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। लूप सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, और यहाँ से आपको रिटर्न मैच की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने सी और सी प्लस प्लस में कहा है कि एक फंक्शन एरे रिटर्न कर सकता है, उसी तरीके से हम जावा में भी देखते हैं कि आपका एक मेथड जो है जिसको हम फंक्शन कहते हैं सी और सी प्लस प्लस में, वो एरे को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो एक कंप्लीट हमें जो है वो प्रोग्राम नज़र आ रहा है कि आपने क्लास बनाई है रिटर्न एरे डेमो के नाम से, और उसमें आपके मेन जो है वो फंक्शन है जो कि आप जहाँ से कि आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, और ये आपने दूसरा एक मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया है वॉवल्स के नाम से। ये एक कंप्लीट जावा का प्रोग्राम है जो इस सब प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जावा में आप हर फंक्शन जो है, हर मेथड जो है वो एक क्लास के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आपने क्लास बनाई है रिटर्न एरे डेमो, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, और इसमें दो फंक्शन है। जो मेन फंक्शन है वो आपने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और मेन फंक्शन के साथ पब्लिक लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जो दूसरा फंक्शन, जो दूसरा मेथड आपने इस क्लास रिटर्न एरे डेमो में डिक्लेयर किया है, उसका नाम वॉवल्स है, और ये वॉवल मेथड आपका मेन मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है। और इस मेथड की रिटर्न टाइप एक करेक्टर एरे है, जो कि आप यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोकल एरे है, न्यू एरे, और आप ये एरे रिटर्न करके आप इस मेथड
की कॉल से जब वापस आएंगे तो वो करेक्टर एरे जो न्यू एरे रिटर्न हो रहा है वो आके करेक्टर एरे सी को असाइन हो जाएगा जो आपने यहाँ पे मेन में डिक्लेयर किया है। और फिर जब आप इस करेक्टर एरे को प्रिंट करेंगे तो C0 पे ए है, C1 पे ई है, C2 पे आई, और इस तरीके से ये सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। तो बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम देख सकते हैं। पहले तो बात यह है कि ये कंप्लीट जावा का प्रोग्राम हमें सामने नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने सिर्फ जो इंडिविजुअल मेथड्स हम देख रहे थे। तो कंप्लीट प्रोग्राम इसलिए है कि आपने दोनों मेथड जो हैं वो क्लास के अंदर लिखे हैं, और जावा की रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी मेथड क्लास के बगैर नहीं लिख सकते। तो आपने क्लास का नाम रखा है रिटर्न एरे डेमो, और एक उसका मेन मेथड है, एक उसका वॉवल्स मेथड है। ये दोनों मेथड की आपको स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही हैं, और ये आपकी क्लास की स्टार्टिंग है और ये क्लास की क्लोजिंग है। इसका मतलब ये है कि मेन और वॉवल्स इस क्लास के दो मेथड्स हैं, और दोनों स्टैटिक मेथड्स हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों मेथड जो हैं वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के डॉट के बगैर जो है वो कॉल होंगे। मेन तो इसलिए स्टैटिक होता है क्योंकि ये आप यहीं से आपका प्रोग्राम चलता है, तो ये चलेगा तो फिर यहाँ से कोई काम होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि मेन एग्जीक्यूट होगा तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसलिए मेन तो मस्ट स्टैटिक होता है कि ये क्लास के बगैर इसको एग्जीक्यूट होना होता है। लेकिन जो आपने वॉवल्स को स्टैटिक रखा है वो आप नॉन स्टैटिक भी रख सकते थे। नॉन स्टैटिक लिखना नहीं होता, आप लिखते पब्लिक और फिर ये हटा बीच में ना लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाता, नॉन स्टैटिक होता। अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो इसको यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते थे, आपको लिखना पड़ता पहले आप रिटर्न एरे डेमो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते, यानी आप यहाँ लिखते मेन के अंदर रिटर्न एरे डेमो। लेट सपोज ऑब्जेक्ट का नाम है ए इज इक्वल टू न्यू रिटर्न एरे डेमो। आप कंस्ट्रक्टर कॉल करके ए के नाम का इसका ऑब्जेक्ट बनाते और फिर यहाँ लिखते ए डॉट वॉवल्स, तब ये मेथड कॉल होता। लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो ये बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल हो गया है। तो हम बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं कि हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये हमें एक करेक्टर एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है, न्यू एरे। इसकी रिटर्न टाइप एक करेक्टर एरे है, और ये एरे रिटर्न होके सी एरे को असाइन हो जाएगा, यानी सी की 0 पे आएगा ए, और सी के 1 पे आएगा ई, और सी के 2 पे आएगा आई। इस तरीके से ये पूरा एरे इसको मिल जाएगा, और जब आप फिर इस एरे को प्रिंट करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू जो है वो नज़र आएंगी। सो सी न्यू एरे एंड द रिटर्न टाइप ऑफ वॉवल्स आर ऑल ऑफ द सेम टाइप। सी करेक्टर एरे है, न्यू करेक्टर एरे है, और इसकी रिटर्न टाइप भी करेक्टर एरे है। ये तीनों देखो, ये करेक्टर एरे है, ये करेक्टर एरे है, ये करेक्टर एरे है, तमाम की जो है डेटा टाइप जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जावा में भी सी और C++ की तरह कोई मेथड जो है या फंक्शन जिसको हम कहते हैं वो एक करेक्टर एरे या कोई भी टाइप का एरे रिटर्न कर सकता है, और रिटर्न करके हम उसको एक एरे के साथ जो है असाइन कर सकते हैं, और फिर हम उसकी वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। हमने पिछले पार्ट 2 में जो है बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम किया था, और यहाँ पे हम जो सिंपल एल्गोरिथम है सीक्वेंशियल सर्च का वो देख रहे हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए एक फिजिबल एल्गोरिथम नहीं है। ये सीक्वेंशियली यानी स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे एंड प्रोसीड इन सीक्वेंस अंटिल ईदर द वैल्यू इज़ फाउंड और द एंड ऑफ द एरे इज़ रीच। या तो ये है और एट द एंड ऑफ द एरे इज़ रीच, या जैसे हम कहते हैं कि स्टार्ट एट द एंड एंड वर्क बैकवर्ड टुवर्ड द बिगिनिंग, यानी दूसरे लफ्जों में आप एरे की फर्स्ट लोकेशन से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे और ये देखेंगे कि आपका रिक्वायर्ड डेटा उसमें है या नहीं है। तो इन एनी केस अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में जाऊं तो इसका मतलब है कि अगर आपका एलिमेंट रिक्वायर्ड है और वो है भी, तो लेट्स सपोज वो बिल्कुल एंडिंग लोकेशन पे है, तो आपको पूरा एरे जो है वो सर्च करना पड़ता है। तो रियल लाइफ में हमारे पास चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो ये कोई फिजिबल एल्गोरिथम नहीं है सीक्वेंशियल सर्च जो है एरे में डेटा सर्च करने का, क्योंकि इसका जो वर्स्ट केस है, अगर हम कहें कि अगर n जो है वो टोटल साइज ऑफ द एरे है, तो बिग O n जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, यानी हमें अगर 1 लाख नंबर है तो हमें 1 लाख जो है वो साइकिल चला के उसके एलिमेंट तक, यानी वर्स्ट केस में जाना पड़ेगा। और बेस्ट केस तो आइडियल होता है कि आपको रिक्वायर्ड डेटा पहली लोकेशन पे मिल जाए, वो तो खैर रियल लाइफ में नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कोई फिजिबल या अच्छा एल्गोरिथम कंसिडर नहीं किया जाता। सीक्वेंशियल सर्च क्या है कि आप बिगिनिंग से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे। आपको आइटम अगर मिल जाता है तो आप वो लोकेशन रिटर्न करेंगे, और अगर नहीं आइटम मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको फिर ये बताएंगे कि आपका
एलिमेंट जो है वो उस एरे में नहीं है। तो दोनों केसेस में अगर है भी तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर वो एंड लोकेशन पे पड़ा है तब भी आपको एट द एंड ऑफ द एरे तक जाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तब भी आपको एट द एंड ऑफ द एरे तक जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे, बट इट वर्क्स एंड इट ईजी टू प्रोग्राम। लेकिन इसको प्रोग्राम करना आसान है, सिंपल है, आपने फॉर लूप लगाना है और बिगिनिंग से शुरू करना है और एंड तक जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि बूलियन एक वेरिएबल फाउंड को आपने फॉल्स कर दिया और आई को 0 पे सेट कर दिया, और जब तक आपका फाउंड जो है वो फॉल्स है और आपका आई जो है वो लेस देन काउंट ऑफ एंट्रीज है, तो आप चेक करते जाते हैं कि आपको जो आइटम रिक्वायर्ड है अगर वो किसी भी एरे की लोकेशन पे पड़ा है तो आपका फाउंड ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज आप आई को बढ़ाते जाएंगे और हर दफ़ा आप चेक करते रहेंगे। तो जैसे मैंने वर्स्ट केस में बताया कि लेट्स सपोज जो आपका एरे एंट्री है उसकी अगर आखिरी लोकेशन पे पड़ा है तो वो आपका फाउंड ट्रू हो जाएगा, लेकिन आप अगर एंडिंग तक चले गए तो इसका मतलब है आपका वाइल लूप जो है वो एट द एंड तक आपने उसको देखना है, और अगर नहीं है एलिमेंट तब तो डेफिनेटली आपका जो है वो एट द एंड ऑफ द एरे जाएगा। तो इसका मतलब है सिक्वेंशियल सर्च इज सिंपली यू स्टार्ट from the 0 location and you go till the you do not find the item or you find the item। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम देखते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि मिडल में भी नहीं है, बिगिनिंग में भी कहीं नहीं है, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द एरे है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम जो है वो नहीं है। दोबारा से हम पार्ट 2 में हमने मल्टी डायमेंशनल एरेज को ब्रीफली देखा था, यहाँ हम थोड़ी सी इसकी एक आध एग्जांपल को ज़रा ज़्यादा देख लेते हैं। और मल्टी डायमेंशनल एरे में हमने ये कहा था कि इट इज़ मोर देन वन इंडेक्स या वन डायमेंशन, तो जितनी नंबर ऑफ डायमेंशन होंगी उतने ही आपको इंडेक्सेस जो है वो लगाने पड़ेंगे, उतने ही ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और 2 डायमेंशनल एरे हमने पिछले पार्ट 2 में देखा था कि एक डायमेंशन को जो है वो हम रो कहते हैं और दूसरी डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। और जो सेल होगा वो एक इंटरसेक्शन ऑफ यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे जो एक वैल्यू होगी वो उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ठीक है। तो हम 2 डायमेंशनल एरे को देख लेते हैं। ये 2 डायमेंशनल एरे है, ये रोज हैं आपकी 1 2 3 4 5, ये रोज चल रही हैं और ये इसके कॉलम है 5%, 5.5, तो कितने कॉलम है, 6 कॉलम्स हैं और रोज आपकी जो है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये हमने एक टेबल जो है 2 डायमेंशनल का, जिसको हम 2 डायमेंशनल एरे कहेंगे, और ये वैल्यूज रख रहा है बैलेंस ऑफ $1000। उसकी फर्स्ट डायमेंशन ईयर है, यानी ये रोज आपकी जो है 1 2 3 4 5 ये रोज चल रही हैं, और जो आपकी सेकेंड डायमेंशन है वो आपका कॉलम है, ये आपको नज़र आ रहा है। और आपका ये जो एक वैल्यू होगी इसको आप क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, सेल है, ठीक है। तो जो $13111 है, लेट्स सपोज दिस इज द बैलेंस फॉर ईयर 4 एट द रेट ऑफ 7, यानी ये ईयर 4 का बैलेंस है और किस रेट पे है, 7% पे, ठीक है। तो अब हम जो है कहते हैं कि ये जो अगर आप 0 से स्टार्ट करें कॉलम को तो ये जो 4 है ये आपका 5th कॉलम बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये आपका क्या है, 5th कॉलम है। और अगर आप रो देखें तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये आपकी 4th रो है, ठीक है। अगर आप 0 से शुरू करें तो ये 4th रो आपकी बनती है। सो रो और कॉलम, पहले रो आएगी फिर आपका कॉलम। आप 2 लूप्स लगाते हैं इसमें, और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 3/4 का मतलब है थर्ड रो और 4th कॉलम, ठीक है ना। तो सॉरी 4th रो एंड 5th कॉलम, ये 3 जो है ये एक्चुअली 4th रो है और जो 4 है वो एक्चुअली 5th कॉलम है। अगर हम 0 से स्टार्ट कर लें तो 3/4 पे जो सेल होगा वो आपका ईयर 4 है और आपका बैलेंस जो है वो क्या है, 7.5, ठीक है। हम पिछली स्लाइड में देख के आए हैं, ठीक है। और ये येलो कलर में आपको शो हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं। ये एक बैलेंस मेथड है। हम एज्यूम करते हैं कि ये एक किसी क्लास का जो है वो मेथड है, क्लास पूरी नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक मेथड को मेंशन किया गया क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे को यूज़ करना चाह रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे बैलेंस का मेथड जो है वो ये आप देख सकते हैं। इसको जो हमने वेरिएबल्स पास किए हैं वो है स्टार्टिंग बैलेंस, नंबर ऑफ़ ईयर्स और रेट। तो स्टार्टिंग बैलेंस भी डबल है, रेट भी डबल है और नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो इंट है। और जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है इसको बैलेंस को कैलकुलेट करने का वो है स्टार्टिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेस डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर ईयर्स। तो जो रेज टू द पावर ईयर्स है उसके लिए हमने ये फॉर लूप लगाया है जो कि 1 से शुरू होकर नंबर ऑफ ईयर्स तक लेस देन इक्वल टू ईयर तक जाएगा। ये हमने रेज टू द पावर ईयर्स के लिए फॉर लूप लगा दिया, और जो हमने अंदर जो फॉर्मूला लगाया है स्टार्टिंग बैलेंस मल्टीप्लाई, तो हमने स्टार्टिंग बैलेंस को बराबर कर दिया रनिंग बैलेंस के, तो रनिंग बैलेंस को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो रनिंग बैलेंस
यानी स्टार्टिंग बैलेंस का इक्वल हमने इसको किया था, तो रनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ये 1 प्लस लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, और ये टू द पावर ईयर के लिए मैंने पहले बताया कि आपने ये फॉर लूप लगा लिया, ठीक है। और फिर आप इसको राउंड करके, इसकी जो भी वैल्यू आती है उसको राउंड करके, क्योंकि हम डेसिमल नहीं लेना चाहते, ये मैथ एक बिल्ट इन क्लास है, तो उसकी वैल्यू राउंड करके ये एक रिटर्न कर देगा इंट वैल्यू। ये देखिए इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंट है, और ये मेथड भी स्टैटिक है, इसका मतलब है इसको कॉल करने के लिए किस क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, और ये पब्लिक है, यानी ये बाहर से एक्सेस हो सकता है। ठीक हो गई ये बात। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने ये क्या किया है कि टू प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन डायमेंशनल एरे, नेस्ट एन फॉर लूप्स, ईच लूप हैड इट्स ओन काउंटर दैट कॉरिस्पॉन्ड टू एन इंडेक्स। फॉर एग्जांपल ये वाला जो अभी हम बैलेंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एंड एंटर बैलेंसेस इन द इंटरेस्ट टेबल, तो क्या होगा, इनर लूप जो है वो 6 टाइम्स होगा, और जो आपका आउटर लूप है वो 10 टाइम्स होगा। ये देखें इनर लूप जो है वो आपका 6 टाइम्स है, यानी 0 से लेके लेस देन 6 मीन 0 से 5 तक तो 6 टाइम्स हो जाएगा, और जो आपका रोज़ है वो आपकी 0 से 9 तक यानी 10 रोज़ है, क्योंकि आपने जो 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है वो 10 रोज़ का और 6 कॉलम का किया है। तो ये रोज़ हो गई, ये आपके कॉलम्स हो गए, क्योंकि 10 रोज़ हैं तो 0 से 9 तक 10 रोज़ हो जाएंगी, क्योंकि 6 कॉलम है तो 0 से 5 तक 6 कॉलम्स हो जाएंगे। तो 10 रोज़ और 6 कॉलम के लिए आप हर रो कॉलम की जो एंट्री है उसमें आप इस बैलेंस फंक्शन को, जो भी मैंने ये पिछली स्लाइड में देखा, इसमें हमने ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस पास हो रहा है, ये आपका जो है वो नंबर ऑफ ईयर पास हो रहा है, और ये आपका रेट पास हो रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस फंक्शन आपका ये वाला जो पीछे हमने देखा है। तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन अ 2 डायमेंशनल एरे जो कि 10 रोज का है और 6 कॉलम का है, ठीक हो गई ये बात। अब हम यहाँ पे करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो हम पास भी कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तो हमने एक मल्टी डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे इंट एरे पास किया है, और एरे का नाम हमने क्या रखा है, डिस्प्ले एरे, और यहाँ पे हम उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एरे का नाम डॉट लेंथ लिख रहे हैं। तो मेथड में है मल्टी डायमेंशनल एरे पैरामीटर्स, यानी हम एक 2 डायमेंशनल एरे को या मल्टी डायमेंशनल एरे को भी एज अ पैरामीटर मेथड में पास कर सकते हैं, और इसी तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल एरे जो है 2 या 3 या 4 वो एक मेथड रिटर्न भी कर सकता है, ठीक हो गई ये बात। यहाँ पे तो इसकी रिटर्न टाइप इस मेथड की वॉइड है, लेकिन हम 2 डायमेंशनल एरे, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हम एक 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे रिटर्न करा रहे थे, हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज यू विल यूज मोर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक 2 डायमेंशनल एरे डिस्प्ले एरे पास किया है, और यहाँ पे हमने सिंपली उस एरे को प्रिंट किया है। तो हमने 0 से शुरू करके रो को, और हमने कहा है जब तक ज़ाहिर है रो आउटर जो लूप है वो रोज के लिए है, और ये इंटरनल लूप जो है ये कॉलम के लिए, ठीक है। तो हर रो का जो कॉलम्स होंगे उसके लिए हम रो डॉट लेंथ, तो ये रो डॉट लेंथ क्या करेगा, हर रो की लेंथ, तो हर रो की लेंथ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, ये देखें, ये हर रो की जो लेंथ है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो पहली रो के कॉलम कितने हैं, 6, दूसरी के भी 6, तो रो डॉट लेंथ, ठीक है। तो इस रो की लेंथ तो कॉलम्स होंगे, तो जो हमने जो इंटरनल वाला हमारा रूप होता है, जो कॉलम वाला होता है, हम उसकी लेंथ लेने के लिए रो डॉट लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये 2 डायमेंशनल एरे जो है डिस्प्ले एरे, उसको हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट $7 का साइन होगा, और हर वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, और हर वैल्यू को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस होगी, और फिर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी। और जब एक रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट रो पे जाने के लिए एक ब्लैंक लाइन, प्रिंट लाइन से हमारी एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। प्रिंट जो है वो कंडक्टिव, मतलब एक ही रो में एक ही लाइन में प्रिंट करता है, बीच में स्पेसेस देगा हर वैल्यू के, और हर रो के ख़त्म होने के बाद हम एक ब्लैंक लाइन जो है वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो 2 डायमेंशनल एरे है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से, इस तरह से हम इसको पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। और ये हमने अगेन 2 डायमेंशनल एरे टेबल जो है वो डिक्लेयर किया है 3 रोज और 4 कॉलम का। ये देखें 3 रोज है और ये 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो इट इज़ अ 1 डायमेंशनल एरे ऑफ लेंथ 3। अब इसको क्यों कह रहे हैं 1 डायमेंशनल एरे, क्योंकि मेमोरी के अंदर ये एज अ 1 डायमेंशनल एरे यानी लीनियरली ये स्टोर होता है। तो चूंकि इसके जो है वो आ जाता है एड्रेसेस के ज़रिए होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इंट एरे है, तो लेट सपोज अगर ये 4 बाइट्स लेता है हर लोकेशन के, तो 00 जो है अगर लेट सपोज 2000 पे है, तो ये जो है 01 जो है वो 2004 पे होगा, ये 2008 पे होगा, ये 2010
2012 पे होगा, फिर ये वाला 2016 पे होगा, ये 2020 पे होगा। तो चूंकि 4 बाइट्स के हिसाब से ये रो वाइज जो है वो रखता है, तो ये लीनियरली जो है यानी एज अ वन डायमेंशन मेमोरी के अंदर हर मल्टी डायमेंशनल एरे एज अ वन डायमेंशनल एरे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, इस तरह से नहीं होता जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हो। ठीक है, तो ईच एलिमेंट इन टेबल इज एन एरे विद बेस टाइप इंट, और यू एक्सेस अ रो बाय यूजिंग ओनली वन सबस्क्रिप्ट, यानी ये जो है ये रो को कर रहा है, और डॉट लेंथ से जो है वो हमें कॉलम मिल जाते हैं। गिव द लेंथ 4 ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो की भी लेंथ 4 है, सेकेंड रो की भी लेंथ 4 है, थर्ड रो की भी लेंथ 4 है। ठीक है, एंड टेबल 0, अब 0 भी लिख सकते हैं फर्स्ट लोकेशन के लिए, और सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। इट रेफर टू द फर्स्ट रो इन द एरे विच इज़ अ वन डायमेंशनल। तो 0 जो है वो फर्स्ट रो है, और 0 इसकी फर्स्ट वैल्यू है, 0 1 इसकी सेकंड वैल्यू है, 0 2 इसकी थर्ड वैल्यू। ठीक हो गया ये बात। तो टेबल डॉट लेंथ विच इज़ 3 इन दिस केस इज नॉट द सेम थिंग एज टेबल 0 डॉट लेंथ। देखें, टेबल डॉट लेंथ एंड टेबल 0 डॉट लेंथ, अगर आप टेबल डॉट लेंथ कहेंगे तो वो आपको नंबर ऑफ रोज देगा, और अगर आप टेबल 0 डॉट लेंथ लेंगे तो पहली रो की लेंथ देगा। इस तरह टेबल 1 डॉट लेंथ दूसरी रो की लेंथ देगा, टेबल 2 डॉट लेंथ तीसरी रो की लेंथ देगा। तो रोज की लेंथ है 4 4 4, और पूरे टेबल की लेंथ जो है वो नंबर ऑफ रोज है 3। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है मल्टी डायमेंशनल एरे की नेस्टेड लूप के साथ। ये थोड़ी सी इस तरह डिफरेंट, आप इसको देखें कि ये हमने अगेन 2 डायमेंशनल एरे जो है वहाँ पे लिखा है। ये किस तरह से डिफरेंट है कि आपने जो आउटर लूप लगाया है वो है एम्प्लॉय नंबर 1 से शुरू हो रहा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तक जा रहा है, और आप हर एम्प्लॉय के लिए क्या प्रोसेस कर रहे हैं उसके आप निकाल रहे हैं कंप्यूट वीक आवर्स। ठीक है, तो आप किस तरह से करें, आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर 1 आया, ठीक है, पहला एम्प्लॉय आया, तो सम इज इक्वल टू 0 फॉर डे नंबर 0 से लेके लेस देन 5, यानी 0 से लेके लेस देन 4, लेस देन 5 मीन 4 तक जाएगा। तो ये देखें 0 1 2 3 4, ये वाला चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, सम प्लस आवर्स, आवर जो है वो आपका एरे है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आवर्स एरे, और इसमें डे नंबर जो है वो 0 से लेके कहाँ तक है, लेस देन 5 यानी 4 तक है, तो 0 1 2 3 4 ये चल रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉय नंबर ऊपर से अगर 1 आया है तो 1 माइनस 1 क्या है, 0, तो ये वाला चल रहा है, ये 0। इसका मतलब ये है कि 0 0 होगा, फिर 1 0 होगा, फिर 2 0 होगा, ये चेंज हो रहा है। देखें, तो इसका मतलब है हम ये चीज़ बेसिकली ये ले रहे हैं, ये वाला कॉलम। ठीक है, और फिर आप इस तरीके से आप कहते हैं कि जो एम्प्लॉय 0 था ये वाला, उसका ये सम, तो आपने यूं सम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 0 0, ये देखें डे नंबर 0 और एम्प्लॉय नंबर 0, एम्प्लॉय नंबर 0 ही चल रहा है क्योंकि यहाँ से ये आउटर लूप है ना। तो ये अब आपने इससे पहले आपने क्या देखा था, रो पहले और कॉलम बाद में, अब यहाँ पे देखें कॉलम पहले आ रहा है। तो 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 ये वाली चीज़ चल रही है, और इसको हम सम कर रहे हैं, और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारा 0 एम्प्लॉय का ये वाला सम है। फिर इस तरीके से 1 एम्प्लॉय होगा, तो फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ये इस तरीके से कोड काम कर रहा है, यानी आपने कॉलम को पहले लिख दिया। सो दिस मेथड कंप्यूट वीक आवर यूजेस नेस्टेड फॉर लूप टू कंप्यूट द वीक्स टोटल आवर्स फॉर ईच एम्प्लॉय ईच टाइम थ्रू द आउटर लूप बॉडी द इनर लूप एड ऑल द नंबर्स इन वन कॉलम ऑफ द आवर, कॉलम को जो है ऐड कर रहा है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हर आपकी जो क्लास होती है उसके जितने वेरिएबल्स होते हैं आप उनको अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप एक एरे ऑफ बना दें दैट क्लास, तो आप कहते हैं कि वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि उस क्लास के जितने वेरिएबल्स होंगे वो चूँकि ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो आपका एरे भी जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। यहाँ आपने, जैसे मैं शुरू में स्टूडेंट की बहुत एग्जांपल देती रही हूँ, तो यहाँ आपने ये बना दिया क्लास स्टूडेंट, ये उसका नाम है जो उसके स्ट्रिंग में है। हम करेक्टर एरे भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग चूँकि एक बिल्ट इन डेटा टाइप अवेलेबल है जावा के अंदर, हमें करेक्टर एरे को यूज़ नहीं करना पड़ता, और ये इसकी जो आईडी है वो इंट है, और इसका जो ग्रेड है वो क्या है, फ्लोट है। देखिए ये यहाँ पे पूरी एक चीज़ जो है ना आपकी, जो हम अभी तक क्लास के बारे में बात करते रहे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो पूरी चीज़ यहाँ पे आके आपकी कंसाइज हो गई है। तो C++ में क्या हुआ था कि क्लास की बजाय यहाँ पे क्या लफ्ज़ था, स्ट्रक्चर, STRUCT।
ठीक है। और इस तरीके से ये जो प्राइवेट लिखा हुआ है या पब्लिक लिखा हुआ है ये नहीं था, सिर्फ आप लिखते थे स्ट्रक्चर और आगे स्टूडेंट, इस तरह से नाम हो गया उसका, इंट जो है आईडी इंट है और ग्रेड जो है, देखिए 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स आपने इकट्ठी की हैं स्टूडेंट के लिए। तो ये आपका डेटा टाइप्स हो गई या मेंबर्स हो गए उसके, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट को, कि उसका नाम क्या है, उसकी आई क्या है, उसका ग्रेड क्या है। और ये वो फंक्शन है जो मैं आपको कह रही थी, और मैं आपको कही थी कि आप सिर्फ फंक्शन की जो है वैसे वैसे रूल क्या है कि आप सिर्फ प्रोटोटाइप लिखते हैं। ये यहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन भी साथ ही लिखी गई है ना, लेकिन ये बेसिकली जो फंक्शन है ये स्टूडेंट के नाम से ये वाला या ये जो है दूसरे वाला, ये इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के बाहर होनी चाहिए, लेकिन आप अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं जिनमें जावा कहते हैं, और ये इसके मेंबर्स हैं या डेटा टाइप्स हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर या क्लास क्या करता है, आपके डेटा को और आपके फंक्शंस को या मेथड्स को एक ब्रैकेट्स के अंदर इकट्ठा कर देता है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि आपने स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट था जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ की है, उसके अंदर आपने ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स को आपने इकट्ठा किया है, और आपने फंक्शन लिखे हैं या मेथड लिखे हैं जिसमें आप इन डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो C++ में या जावा में भी इवन आप सिर्फ यहाँ पे प्रोटोटाइप दे देते हैं, यानी यहाँ आप सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ भी आप सेमीकोलन लगाते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन आप बाहर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये लिखी गई है। तो ये स्टूडेंट एक क्लास है, तो आप इस स्टूडेंट क्लास का जो एरे बना रहे हैं उसका नाम स्टूडेंट है। तो ये जो एरे है इट विल बी कॉल्ड द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? इसलिए कि हर स्टूडेंट का डेटा जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, नेम पे, आईडी पे और ग्रेड पे। ठीक है, तो हर स्टूडेंट एक एरे पे जो एक स्टूडेंट का डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट का डेटा है, क्योंकि हर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, और हर उस एक ऑब्जेक्ट की जो वो 3 वैल्यूज है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो दिस स्टूडेंट विल बी कॉल्ड द एरे ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्लास का नाम जो है वो स्टूडेंट है। अब हम आ जाते हैं थोड़े से इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से जो मेथड होते हैं उसको कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास कहते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करता है कि जो इसके डेटा टाइप्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर ऑप्शनल होता है, अगर आप ये नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, और ये जो इंट होते हैं उनको 0 पे इनिशियलाइज करता है, फ्लोट को 0.0 पे करता है, जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको नल पे करता है, अगर आप ये ना लिखें कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे ये देखें 2 कंस्ट्रक्टर लिखे हुए हैं, ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसको आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए हुए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप लिख रहे हैं नेम इज इक्वल टू नन, ये नन इसको देगा, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, आईडी 0 है, ग्रेड भी इसका 0 है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसको पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो आप यही देंगे 0, आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि आप इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये ना लिखें, ये कंस्ट्रक्टर ना लिखें, मतलब ज़ाहिर जब कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं लिखेंगे, तो अगर ये मिसिंग हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपाइलर नेम को करेगा नल, आईडी को करेगा 0, ग्रेड को करेगा 0.0 या 0.0, यानी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और अगर आप लिख लेते हैं तो यहाँ पे तो वैसे किया ही इन्होंने 0.0 है, लेकिन आप कोई और वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर खुद लिख रहे हैं। जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसको आप वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, यानी कहीं से ये आप जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप इस कंस्ट्रक्टर को नेम भी पास कर रहे हैं, आईडी भी पास कर रहे हैं और ग्रेड भी पास कर रहे हैं। तो जो आप पास कर रहे हैं उस पर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं कि जो मैंने आईडी पास किया है आईडी इज इक्वल टू आईडी, जो मैंने ग्रेड पास किया है ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड, जो मैंने नेम पास किया नेम इज इक्वल टू नेम। अब ये देखें जो आर्गूमेंट पास हुए हैं उनके नाम भी वही हैं जो इनके नाम है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होता कंपाइलर, क्योंकि ये तो आपके जो पास हुए हैं आर्गूमेंट, ये तो एक तरह से आप क्या डमी पैरामीटर्स होते हैं, और ये जो हैं ये तो आपके डिक्लेयर्ड है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो हैं ये क्लास स्टूडेंट के वेरिएबल्स हैं, और ये वो जो हैं जो आपने सिंपल वेरिएबल्स पास किए हैं, तो ये डमी आर्गूमेंट्स कहलाता है। तो ये अगर आप सेम भी होंगे तो इससे कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता, उसको पता है कि ये वाला जो नेम है ये इस क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपने 2 कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, एक विदाउट आर्गूमेंट्स है और एक विद आर्गूमेंट्स है। ठीक हो गया, तो जो विदाउट आर्गूमेंट होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये अगर आप नहीं भी देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी कंपाइलर इसको बनाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें सारे स्ट्रिंग को नल करेगा, सारे इंट को 0 करेगा, फ्लोट को 0.0 करेगा, इस तरीके से करैक्टर को भी जो है वो ब्लैंक करता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखते हैं जिसमें आप पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बना सकता, ये सिर्फ नो आर्गूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट बनाता है। तो आप इस तरह के
इस तरह का कंस्ट्रक्टर जितने भी चाहें आप लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आप वैल्यूज़ को, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो आप एक और कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसको हम आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कहेंगे, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। और ये कंस्ट्रक्टर जो है ये नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंपाइलर खुद भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चूंकि आपने खुद लिख दिया तो यहाँ आपने जो नल था उसके बजाय आपने यहाँ पे नन लिख दिया। जो ये नन मीन नल नहीं है, बल्कि ये NONE 4 वेरिएबल्स इसको मिले हैं, ठीक है। तो ये आपने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है जिसके अंदर इसके ये 3 डेटा मेंबर्स हैं और ये 2 इसके मेथड्स हैं। तो ये एक प्रॉपर क्लास हो गई है, बिकॉज क्लास होल्ड द डेटा एज वेल एज द मेथड्स, ठीक है। और फिर आपने एक क्लास कोर्स भी बनाई है जिसमें आपने अगेन एक नेम वेरिएबल यूज़ किया स्ट्रिंग, जैसे आपने स्टूडेंट के अंदर किया ना। अब इससे भी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता कि ये नेम इधर भी है नेम इधर भी है, क्योंकि उसको पता है कि ये नेम जो है स्टूडेंट क्लास का है और ये नेम जो है ये कोर्स क्लास का है, ठीक है। लेकिन आपने इस क्लास में इस स्टूडेंट क्लास का एरे बनाया है, यानी आपने एक क्लास में दूसरी क्लास का जो है वो एक जो है एरे बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया। तो स्टूडेंट इज एन एरे ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा होगा, हर स्टूडेंट का डेटा एक ऑब्जेक्ट होगा और हर स्टूडेंट के डेटा में 3 चीज़ें होंगी। तो दैट्स वाई दिस स्टूडेंट एरे विल बी कॉल्ड द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और आपने इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर लिखा है वो भी आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा है। इसमें आप नेम पास कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये भी कहीं से पास हो गए हैं और आपने कहा है कि जो मैंने पास किया है वो नेम इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पे जो मेरा एरे था ये स्टूडेंट। अब आप देखें एरे आपने डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे अब आप इसको बना रहे हैं। ये 2 लाइनें, अगर आप इसको एक लाइन में करें तो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, वो एक ही लाइन जो हमने पहले पढ़ी थी। तो ये आपने डिक्लेयर किया है और यहाँ पे अब आप इसको क्रिएट करें, न्यू स्टूडेंट, ये क्लास का नाम हो गया और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का, जो आपने जो इस कंस्ट्रक्टर को नंबर ऑफ स्टूडेंट पास किया वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि आपने स्टूडेंट क्लास का एरे बनाना है, स्टूडेंट कितनी लोकेशन का, जितने या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आपने लूप लगा के हर जो स्टूडेंट का एरे पे जो वेरिएबल बन रहा है हर स्टूडेंट के लिए, यानी स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 जो भी बन रहे हैं, तो हर एक पे आप कंस्ट्रक्टर कॉल करें। और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो हर स्टूडेंट का नाम जो है वो नन होगा, ID 0 होगा और ग्रेड क्या होगा, 0.0 होगा। अगर आप यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो आप नाम देते, कॉमा ID देते, कॉमा जो है वो फ्लोट वैल्यू देते, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे कोड में हमने 2 क्लासेस बनाई हैं और दोनों क्लासेस में हमने वेरिएबल्स भी यूज़ किए हैं। इसके 3 वेरिएबल्स हैं, इसके 2 वेरिएबल्स हैं, जिसमें एक एरे है जो कि इस क्लास का है के ऑब्जेक्ट्स का एरे है, और इसमें भी 2 मेथड्स हैं। हालांकि ये कंस्ट्रक्टर दिए हैं लेकिन ये मेथड्स हैं 2। इसमें भी एक मेथड है जो कि इसका कंस्ट्रक्टर है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू भेज रहे हैं उतने का हम जो है वो इस क्लास का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर हम लूप लगा के हर जो एरे हमारा जो क्रिएट हो गया था उसमें हर लोकेशन पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हर स्टूडेंट का नाम नन होगा, ID 0 होगा और ग्रेड जो होगा वो क्या होगा, 0.0 होगा, ठीक है। सो द समरी ऑफ all the parts is like regarding the array when we use it in Java as a data structure. So an array may be thought of as a collection of variables all of the same type, same data type का structure है, and may be thought of as a single object with large composite value of all the elements of the array. और अगर हम जावा के हवाले से बात करें तो एरे जो है वो एरे क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, हर एरे जो हम बनाते हैं, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स को जावा में जो है वो न्यू के वर्ड के साथ हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि एरे इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 0 से शुरू होंगे तो वो एरे माइनस लेंथ ऑफ द एरे -1 तक जाएंगे। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो इसके इंडेक्स यानी लेंथ -1 से एक्सीड करेगी तो ये आपका एरर आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, जो कि रन टाइम एरर है, क्योंकि इवन द प्रोग्राम रन दिस एरर अकर्स। तो ये एक जब रन टाइम एरर आ जाता है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि वो दरमियान में उस जगह
पे रुक जाता है और आप फिर दोबारा अपने प्रोग्राम में वापस जाके, ऑल्दो कि आपने उसको सेव भी नहीं किया होता, आप वापस जा सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ सी और सी प्लस प्लस में नहीं है, ठीक है। और फिर हमने ये पढ़ा कि एक मेथड जो है या एक फंक्शन जो है वो एक एरे रिटर्न कर सकता है, रिसीव भी कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा एरे, और रिटर्न भी कर सकते हैं। और फिर हमने ये कहा कि मल्टी डायमेंशनल एरेज हो सकते हैं और हर इंडेक्स को हम डायमेंशन कहेंगे, और टू डायमेंशनल मीन रो और कॉलम, और इसके अलावा हम इसके अलावा भी डायमेंशन पे आगे जा सकते हैं, यानी कि टू से ऑनवर्ड 3 4 5 6 7 या 9 तक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लैंग्वेज में। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज आर डिफाइंड एज एरेज ऑफ एरेज, यानी एक टू डायमेंशनल एरे जो है वो वन डायमेंशनल एरे ऑफ वन डायमेंशनल एरेज है। हर रो एक वन डायमेंशनल है और फिर हर रो के जो है वो कॉलम्स होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एरेज ऑफ एरेज, ठीक है।